देश की वो महिला जिसके आगे अच्छे अच्छे दिग्गजों की आवाज नहीं निकलती थी। ये वो महिला है जिसके लिए गए फैसलों को गलत बताने की हिमाकत उस दौर में कोई नहीं कर पाता था। अपने कड़े फैसलों की वजह से उसकी पहचान आयरन लेडी के तौर पर बन गई थी। ये देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है। इंदिरा का मिजाज एक सख्त प्रशासक का था। तमाम वरिष्ठ जन उनके आगे हाथ जोड़े खड़े हो जाते थे। लेकिन फिर एक ऐसा शख्स आया जिसने इंदिरा को लेकर एक ऐसी बात कही जिसे कहने की हिम्मत तब तक कोई नहीं कर पाया था। दरअसल इस शख्स ने इंदिरा को लेकर मंच से ही कहा कि मैं चाहूं तो इंदिरा को सबके सामने नचा सकता हूं। ये शख्स था उड़ीसा के 2 बार सीएम रह चुके बीजू पटनायक। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्सा राजनीतिका में, जहां हम बात करेंगे उस नेता की जिसने इंदिरा के लिए कहा कि मैं चाहूं तो इंदिरा को सबके सामने नचा सकता हूं। एक नेता जिसे स्कूल के समय से ही एडवेंचर पसंद था। बाद में वो प्लेन उड़ाने लगा। उसने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, एक नहीं बल्कि 2 देशों के स्वतंत्रता संग्राम में। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिसे खतरनाक क्रिमिनल बताकर जेल में रखा गया, वो आजाद भारत में राजनीति में सक्रिय रहा। 2 दफा उड़ीसा का मुख्यमंत्री और 1 दफा केंद्र में मंत्री भी रहा। और जब इस महान नेता का देहांत हुआ तब उनके पार्थिव शरीर को एक नहीं बल्कि 3 देशों के राष्ट्रीय ध्वज में लपेट कर रखा गया। ये महान नेता थे बीजू पटनायक, और हम उनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में दिल्ली में स्थित इंडोनेशिया के दूतावास का एक कमरा उनके नाम पर किया गया है। लेकिन इंडोनेशियन एम्बेसी ने आखिर क्यों उन्हें इस सम्मान के लायक समझा, इसे जानने के पहले बीजू पटनायक, उनकी लड़ाकू छवि और खतरों से खेलने की उनकी क्षमता की चर्चा करना लाजमी हो जाता है। 5 मार्च 1916 को उड़ीसा के गंजम जिले में जन्मे बीजू बाबू ने पहला एडवेंचर स्कूल के दिनों में महज 14 साल की उम्र में ही कर दिया था, जब वे अपने कुछ दोस्तों के साथ कटक से पेशावर की साइकिल यात्रा पर निकल पड़े थे। उसके बाद महज 18 साल की उम्र में दिल्ली के फ्लाइंग क्लब में प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग लेने लगे। इस फ्लाइंग क्लब की ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने 2 चीजें हासिल की, एक तो अपना प्यार और दूसरा बतौर पायलट खतरनाक से खतरनाक मिशन को पूरा करने का जी बटा। फ्लाइंग क्लब की पायलट ट्रेनिंग के दौरान ही उनकी मुलाकात अपने साथ ट्रेनिंग कर रही ज्ञान देवी से हुई। ज्ञान देवी एक पंजाबी परिवार से थी और रावलपिंडी की रहने वाली थी। फ्लाइंग क्लब में पहले दोनों की दोस्ती हुई, तगड़ी वाली दोस्ती, और आखिर 1939 में दोनों ने शादी कर ली। इस शादी से दोनों के 3 बच्चे हुए, प्रेम पटनायक, नवीन पटनायक और पप्पू, उड़ीसा के मुख्यमंत्री और लेखिका गीता मेहता। बीजू बाबू के इसी योगदान को याद करते हुए अब इंडोनेशिया ने अपने दिल्ली स्थित दूतावास के एक कमरे का नामकरण उनके नाम पर किया है। और इसी के साथ एक नजर डालेंगे बीजू पटनायक के राजनीतिक जीवन पर। बतौर पायलट बीजू बाबू ने पहला चैलेंजिंग टास्क निभाया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। इस दौरान उन्हें रंगून में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने का जिम्मा दिया गया, क्योंकि वहां पर भीषण लड़ाई चल रही थी। एक तरफ ब्रिटेन के मित्र राष्ट्रों की सेना थी तो दूसरी तरफ जापान और उसके साथ आजाद हिंद फौज के लड़ाके। दोनों में भीषण लड़ाई चल रही थी और इस लड़ाई के बीच बीजू को अपना टास्क पूरा करना था। लेकिन पायलट बीजू ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और कई बार खुद प्लेन उड़ाकर रंगून गए और वहां से हजारों भारतीयों को सुरक्षित निकालकर देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया। इस दौरान उन पर कई बार हमला भी हुआ, लेकिन बीजू किस्मत के धनी निकले। कई बार वे बेहद करीब से बाल बाल बचे। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, लेकिन ये आजादी देश को 2 टुकड़ों में करके मिली थी। भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी बना था, लेकिन कश्मीर की रियासत ने भारत या पाकिस्तान किसी में विलय नहीं किया था। कश्मीर पर पाकिस्तान के हुक्मरानों की टेढ़ी नजर थी और ये सितंबर 1947 में उस समय स्पष्ट हो गया जब पाकिस्तानी सैनिकों ने कबायलियों के वेश में कश्मीर पर हमला कर दिया। इस हमले से घबराए कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मदद की गुहार लगाई और साथ ही भारत में विलय की इच्छा प्रकट की। नेहरू ने भी हरि सिंह को निराश नहीं किया और कश्मीरियों की मदद के लिए सेना भेजने का फैसला किया। लेकिन यक्ष प्रश्न यही कि सेना की टुकड़ी पहले लेकर जाएगा कौन, और उस समय इस काम के लिए भरोसा जताया गया। कुछ साल पहले रंगून से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुके पायलट बीजू पटनायक पर बीजू ने इस चैलेंज को भी स्वीकार किया और भारतीय सेना की पहली खेप लेकर श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरे। फिर उनके पीछे सैनिकों से भरे अन्य हवाई जहाज भी उतरे, तब किसी प्रकार कश्मीर को बचाया गया। और अब आपको बताते हैं बीजू बाबू की बदजुबानी के उन 3 किस्सों के बारे में, जिसमें से पहला इंदिरा गांधी से जुड़ा है, जब उन्होंने कहा था कि इंदिरा को मैं सबके सामने नचवा सकता हूँ।
आजादी के बाद 50 के दशक में बीजू पटनायक कांग्रेस की राजनीति करने लगे। 50 के दशक के आखिर में उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया और आखिर 1961 में वे मुख्यमंत्री बनाए गए। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में इस्पात और खान मंत्री बनाए गए, जबकि 1990 में जनता दल की ओर से एक बार फिर उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने और पूरे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहे। इस दरमियान बीजू बाबू ने कई पार्टियां बनाई और कई पार्टियां तोड़ी। बीजू बाबू अपने पूरे राजनीतिक करियर के दौरान अक्सर नेताओं से भिड़ते रहे। मुंहफट स्वभाव के बीजू बाबू की बहुत कम राजनेताओं से ठीक ठाक ढंग से निभ सकी। उनके आलोचक अक्सर उन्हें लोकतांत्रिक तानाशाह कहा करते थे। उन्हें उत्काल का सांड तक कहा जाता था। उनकी बदजुबानी और राजनीतिक उच्च श्रृंखलता के 3 किस्सों से आप लोगों को चलिए करवाते हैं रूबरू। किस्सा राजनीति का में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप किसी और किस्से के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल SPN 9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ये 1967 का साल था और इंदिरा गांधी को अभी प्रधानमंत्री बने 1 साल ही बीता था। इसी दरमियान कटक में छात्रों के एक सम्मेलन में बीजू बाबू बोल गए, अगर मैं चाहूं तो इसी मंच पर आप लोगों के सामने इंदिरा गांधी को डांस करवा सकता हूं। उनके इस बयान पर बवाल मच गया और आखिर उन इंदिरा गांधी से उनकी राजनीतिक राहें जुदा हो गई, जिन्हें वो अक्सर हिंदू कहकर संबोधित किया करते थे। इसके बाद उन्होंने उत्कल कांग्रेस के नाम से अपनी क्षेत्रीय पार्टी बनाई। बाद में इमरजेंसी के दिनों में बाकी विपक्षी नेताओं की तरह उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी का विलय जनता पार्टी में कर लिया और मोरारजी देसाई की सरकार में इस्पात और खान मंत्री बनाए गए। बीजू बाबू को बड़े उद्योगोपक्रमों, पोर्ट, हवाई अड्डे वगैरह बनाने का बहुत शौक था। उड़ीसा के पारादीप पोर्ट को बीजू पटनायक की ही देन माना जाता है, लेकिन इमरजेंसी में जिस संजय गांधी का विरोध करते हुए वे जेल गए थे, जनता सरकार में मंत्री बनने के बाद उन्हीं संजय गांधी के मारुति उद्योग लिमिटेड का उन्होंने समर्थन कर दिया। उस वक्त बीजू बाबू का मानना था कि आम आदमी के लिए सुलभ जनता कार्य बननी ही चाहिए और इसके लिए संजय गांधी अगर कोई प्रयास कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उस दौर में जनता पार्टी में संजय गांधी की प्रशंसा करना आफत को न्योता देने जैसा था। बीजू बाबू के साथ ही यही हुआ और आखिर में उनकी जनता पार्टी नेतृत्व से दूरी बननी शुरू हो गई, जिसकी चरण परिणति 1989 में जनता पार्टी के विभाजन के रूप में हुई। इस विभाजन में चरण सिंह, मधुलिमय, राजनारायण और कर्पूरी ठाकुर के साथ बीजू पटनायक ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी। ये 1980 से 90 का दौर था। केंद्र और उड़ीसा दोनों जगहों पर जनता दल की सरकार थी। VP सिंह प्रधानमंत्री, बीजू पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे। दरअसल VP सिंह को प्रधानमंत्री बनाने में भी बीजू बाबू की बड़ी भूमिका थी। दिसंबर 1989 में उड़ीसा भवन में ही अरुण नेहरू और कुलदीप नैयर के साथ बैठकर बीजू बाबू ने देवीलाल को मोहरा बनाकर चंद्रशेखर को दाव देते हुए VP सिंह की ताजपोशी की मुकम्मल प्लानिंग की थी। लेकिन अगस्त 1990 में जैसे ही VP सिंह ने मंडल कमीशन का राग छेड़ा, बीजू बाबू उनके विरोध में खड़े हो गए और उनकी तीखी आलोचना करने लगे। बीजू बाबू ने तब VP सिंह की आलोचना करते हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बीजू पटनायक को रंगून से भारतीयों को सुरक्षित निकालने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। उस वक्त बीजू पटनायक के लिए टास्क बेहद चैलेंजिंग था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये जिम्मेदारी ली और इससे बखूबी निभाया। हालांकि ये बात और है कि उस दौरान उन पर कई हमले भी हुए, पर हर बार वो सुरक्षित बचकर बाहर आ गए।